अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लिपिड्स की समझ आ रही है, बायोकेमिस्ट्री की समझ आ रही है। खैर, मेरा नाम है बिस्मा अस्कर, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोकेमिस्ट्री। और हमने इतने कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर कर लिए, बातें कर ली, उसके बारे में डिस्कस कर लिए, तो सोचा मैंने कि क्यों ना अब हम क्वेश्चन का सेशन भी ले आए, जैसे हमेशा से हमारा पैटर्न है। इसकी रीज़न क्या है कि हमने प्रोटीन्स के बाद क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, वो भी लेक्चर में बात करते हैं। और ये भी देखते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स और लिपिड से रिलेटेड जो बुक के टेस्ट योरसेल्फ हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस गिवन है। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हमारी बुक के टेस्ट योरसेल्फ। और टेस्ट योरसेल्फ यहाँ पे दो इकट्ठे हम डिस्कस करेंगे। दो इकट्ठे डिस्कस करने की रीज़न ये है कि आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से थे, प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत डिटेल में नहीं दिया गया था, और साथ ही साथ क्योंकि लिपिड्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत थोड़ी सी डिटेल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इकट्ठे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो टेस्ट योरसेल्फ डिस्कस करना है वो है हमारे पास 13.2 टेस्ट योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि जो एलिमेंट्स आपके प्रोटीन्स में होते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनमें आते हैं आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि हमने जब प्रोटीन्स की बात की थी तो हमने कहा था कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और उसी बात को अब हम लेके चलें और हमने कह दिया कि ये हमारे पास ये इन एलिमेंट्स के कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, ये होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बने हुए। नाइट्रोजन इस वजह से मेजर आपके पास एलिमेंट है। बाकी आपने ये सब याद रख लेने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। पेपर में पूछा जाता है आपसे, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इस वजह से आप सब ने इन क्वेश्चंस को और इन जो पॉइंटर्स मैंने आपको दिए, इनको भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर। अमीनो एसिड्स की बॉन्डिंग की जब बात होती है तो सबसे बेसिक जो बात होती है वो है पेप्टाइड लिंकेज की। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड आप सबको याद होगा, हमने इसके बारे में बात की थी और अब इसकी डिटेल में बात करते हैं। और मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी समझाती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल सही तरह से समझ आए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अटैच होगा NH2, जिसके साथ अटैच होगा हमारे पास CH। R ग्रुप हम इधर अटैच कर देते हैं ताकि हम बॉन्डिंग को सही तरह से समझ सकें। और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ ताकि आप सबको समझ आसानी से आए कि कहाँ से किस तरह आपने वाटर फॉर्मेशन दिखानी है, किस तरह आपने कंपाउंड की फॉर्मेशन दिखानी है, और किस तरह आपने बताना है कि पेप्टाइड लिंकेज किधर है। ठीक है, इसी वजह से आई प्रेफर कि आप भी इसको इसी तरह से ड्रॉ किया करें। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि इधर वाले एक अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और कंबाइन करने के बाद यहाँ से निकल जाएगा वाटर। ब्लू कलर में बनाया है, आई होप आपको ना ब्लू कलर से याद भी रहेगा। ठीक है, इनके निकलने से अब जितनी चीज़ें पीछे रह गई हमने वो एज इट इज़ ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे है आपके पास NH2, उसके साथ है CH, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, C। ये गलती हो गई है यहाँ पे एक, आप सबने इस पे परेशान नहीं होना। यहाँ पे हमारे पास, आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे मैं रीड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमने कार्बन को दोबारा से ड्रॉ कर देना इधर। ओके, सबने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गए, ये इतना मसला नहीं है। चलें स्टूडेंट्स, मैं आपके पास ये दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे है ये कार्बन, इसके साथ होगा डबल बॉन्ड O और साथ में हाइड्रोक्सिल। ठीक है, आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई कर ली होगी अगर अभी तक आप सही तरह से इसको फॉलो कर रहे हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको सही तरह से आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये वाला हमारे पास एज इट इज़ आ गया स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारे पास आया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है R ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी आपको पता है कि R ग्रुप अटैच्ड है। अब पेप्टाइड लिंकेज कहाँ बना है, पेप्टाइड लिंकेज बना है हमारे पास ये यहाँ पे। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपके पास पेप्टाइड लिंकेज कहाँ बने? तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड स्टूडेंट्स आप सब ने याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन उसकी यही आपने बता देना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है, आगे पीछे पूरा का पूरा आपके पास एज इट इज़ प्रोटीन मॉलिक्यूल और अमीनो एसिड के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो हम हाउ अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। हमने देख लिया कि उनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज गिव द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स। जनरल फार्मूला अमीनो एसिड्स का देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो आपको वैसे तो याद होगा कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला पढ़ा था वो तो था CnH2ON। ठीक है, लेकिन इसका जनरल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है ना अमीनो एसिड्स का, वो ये होता है जो हमने अमीनो एसिड का जनरल बताया है ना कि स्ट्रक्चर है ये RCH से अटैच्ड है, आगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इस कार्बन के साथ आपके पास अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे और अमाइनो ग्रुप की ये अटैचमेंट है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बाईफंक्शनल भी है। ये बात याद रखनी है, ये बात भूलनी नहीं है। ये बाईफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो आपने देख लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो दूसरा है वो ये अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, ये आपके पास जनरल फार्मूला है। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है कि अगर आर ग्रुप की जगह यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया जाए और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ अटैच कर दिया जाए तो ये आपके पास बन जाता है बहुत ही सिंपल अमीनो एसिड जिसको कहते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड है, बल्कि ये जिसका नाम है एलानिन। याद आया, मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई भी हुई हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा से रिवाइज की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मीन you do not need to supplement them। ठीक है, you do not need to supplement them। वो ऑलरेडी क्योंकि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जितनी क्वांटिटी चाहिए वो प्रेजेंट होती है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की फॉर्म में अपनी बॉडी को देने की ज़रूरत नहीं होती। और ये कितने होते हैं टोटल? ये 10 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके पास नॉन एसेंशियल हैं। बॉडी इनको खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेती है, ये भी बात याद रखनी है। बॉडी मैन्युफैक्चर्स दीज। ठीक है, बॉडी क्योंकि खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेती है, इस वजह से इनके लिए हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये तो क्वेश्चंस थे प्रोटीन से रिलेटेड हमारे टेस्ट योरसेल्फ में। इसके अलावा इसके सोर्सेज और यूजेस भी पेपर में पूछे जाते हैं। सोर्सेज और यूजेस को लाजमी देख लीजिएगा। और आपके पास बॉन्ड जिस तरह से पेप्टाइड लिंकेज है वो भी आपने देख लिया कि हमारे पास बनता ही बनता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो समझनी बड़ी ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ की, विच इज़ 13.3। ठीक है, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि अब आपको पता है कि जिस तरह पहला टेस्ट योरसेल्फ हमारा बुक के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स के बाद गिवन था, वो प्रोटीन्स के बारे में था। तो ये वाला जो टेस्ट योरसेल्फ है ये क्योंकि लिपिड्स के टॉपिक के बाद गिवन है, ये लिपिड्स के बारे में। मैं 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन आप सब ने क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इनको समझ के चलना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। बड़ा ईजी सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स घी और ऑयल में, घी एंड ऑयल। ठीक है, घी आपके पास है वो फैट जिसकी हमने बात की थी। तो अगर ये फैट है तो ये होगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और ये इसको हम कहते हैं फैट। ऑयल होता है आपके पास लिक्विड फॉर्म में और इसको हम कहते हैं ऑयल, जो कि हमारे पास नाम से पता लग रहा है। साथ ही साथ आपने याद रखना है घी सैचुरेटेड फैट होता है और ऑयल्स आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं। सोर्सेज की भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोर्सेज में आपने याद रखना है कि घी आपके पास एनिमल्स से सोर्स किया जाता है और ऑयल आपके पास स्टूडेंट्स सब ने याद रखना है प्लांट्स में से सोर्सिंग इसकी की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। अब नाम के बारे में अगर बात करें तो हम घी को कहते हैं कि दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बात समझ में आ रही है आप सबको? ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर ऑयल की बात करें तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आप सबने लिखना है लाजमी। ऑयल की बात करें तो दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि ये सारी बातें हमने पहले की ना, हमें इसलिए पता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन का कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं,
कि हम किस तरह ऑयल से घी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपली सिर्फ इतना करना है कि हमने लेना है वेजिटेबल ऑयल। इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर हमने ऐड करवा देनी है हाइड्रोजन। निकल की प्रेजेंस में टेम्परेचर आप सबको याद है, वो एज इट इज़ आपने लिख देना है 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास बन जाएगा घी, जिसको मार्जरीन भी कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि जितनी हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना ये घी सॉलिड होगा। ठीक है, ये अब आपके पास है अनसेचुरेटेड स्टूडेंट्स, ऑयल अनसेचुरेटेड है, और आपके पास जो घी है वो है सेचुरेटेड। तो ये बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़ी सीधी सीधी सी बातें हैं। अगर समझ आ जाएंगी तो आपको पेपर में मुश्किल नहीं होगी। रिवाइज करके मैं बता रही हूँ कि किस तरह पेपर में सॉल्व करना है, इस पर गौर से इन बातों को सुनते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स। तो फैट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो हमने पहले ही बात कर ली, दीज फैट्स विल बी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये बातें वैसे से पहले भी लिखी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए रिवाइज करके बता रही हूँ ताकि आपको पता हो पेपर में किस तरह पूछी जाएंगी। ठीक है, और अगर पेपर में पूछी जाती हैं तो किस तरह लिखना है देख लें। मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दे रही हूँ, ऐसा ना हो कि पेपर में आपको याद ही ना रहे कि इनको लिखना किस तरह से था। ठीक है, तो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर में, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा आप सबको पता है कि एनिमल्स इनका मेन सोर्स है फैट्स का। और दूसरी बात ये कि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी की सारी याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है, पेपर में फैट्स और ऑयल्स का डिफरेंस पूछा जाता है, और अभी तक हमारे टेस्ट और सेल्फ में 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज गिव द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ एनिमल फैट्स। सबसे पहले तो हमने एनिमल फैट के सोर्स की बात कर लेनी है और फिर इसके यूजेस की बात करनी है। एनिमल फैट्स की अगर बात करें तो हमने पहले ही कहा था कि इसके सबसे पहला तो सोर्स ये हो गया ना कि एडिपोज टिश्यू में ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू सेल्स के अंदर आपके पास फैट्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आप सबने याद रखना है कि एनिमल सेक्रीट मिल्क, जिसमें से आप कोई भी फैट बना सकते हैं। ये मिल्क से आप कोई भी फैट बना लें, आप बटर बना लें, घी बना लें, कोई भी फैट आप इससे बना सकते हैं। अब इनके यूजेस की बात कर लेते हैं। सोर्सेज की बात तो हमने कर ली। यूजेस आपको पता है कि सबसे पहला यूज़ ये है कि ये कुकिंग में यूज़ होंगे, कुकिंग में यूज़ होगा, फ्राइंग ऑफ फूड में यूज़ होगा। ठीक है, फ्राइंग में यूज़ होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये बेकरी इंग्रेडिएंट्स में भी यूज़ होगा, बेकरी आइटम्स को बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको समझ में लग गया कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि ये सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। ये बातें हम सबको आती हैं, हम सब सिर्फ इनको मिलकर रिवाइज करें ताकि हमें पता हो पेपर में कैसे लिखनी है। ठीक है, तो एनिमल फैट्स की हमने बात कर ली कि एडिपोज टिश्यू सेल्स हैं और ये मिल्क से सेक्रीट होते हैं, एनिमल्स ही सेक्रीट करते हैं। और बाकी इनके सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कुकिंग। जाहिर सी बात है, कुकिंग में फैट्स यूज़ होते हैं, फ्राइंग में यूज़ होते हैं, बेकरी आइटम्स बनाने में यूज़ होते हैं और सोप्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अभी हमने जो क्वेश्चन देखा है इसमें तो सिर्फ एनिमल फैट्स की बात की है ना, प्लांट फैट्स भी पेपर में पूछे जाते हैं, मेरीन फैट्स भी पूछे जाते हैं। इससे आपने उन सबको भी देखना है। मैं आपकी खातिर प्लांट फैट्स को रिवाइज करवा देती हूँ। प्लांट के वैसे फैट्स नहीं हम कहते हैं, प्लांट के ऑयल्स हम उनको कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये प्लांट्स इनको खुद सिंथेसाइज करके इनको सीड्स में स्टोर कर लेते हैं। और सीड्स में स्टोर होने के बाद इनके भी वही फ़ायदे होंगे वैसे सोप के अलावा, कि ये ऑयल आपके पास कुकिंग में यूज़ होगा और साथ ही साथ फ्राइंग और वो बेकरी गुड्स, वो सारे के सारे यूजेस सेम है ये सोप इंडस्ट्री के अलावा। ठीक है, और मेरीन की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सिर्फ इससे रिवाइज करें ताकि हमारा कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। तो मेरीन वाले आपने याद रखने हैं कि जो हमारे पास इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है कि वो मेडिसन्स में यूज़ होते हैं। ओके, COD लिवर ऑयल। ठीक हो गया, तो ये मैंने सारे रिवाइज इसलिए किए थे कि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, विच इज़ हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर सोर्स ऑफ ऑयल्स, जस्टिफाई। अब हमारे पास उन्होंने पूछा है कि आपके पास, ठीक है आपने कह तो दिया है कि आपका प्लांट जो है वो सोर्स ऑफ ऑयल है, लेकिन इस बात को जस्टिफाई तो करें ज़रा कि आपको कैसे पता चला कि प्लांट आपका सोर्स ऑफ ऑयल है। तो स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स, उनके अंदर ऑयल पाया जाता है, जिससे ये बात पता चली कि अच्छा ठीक है प्लांट्स के अंदर सीड्स हैं जो कि सोर्सेज ऑफ ऑयल हैं। तो आपने याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है कि सीड्स हैं, सोर्स ऑफ ऑयल हैं। और क्या होता है कि जब इन सीड्स को निकाला जाता है
तो तरह तरह के ऑयल निकल आते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल। आप इन्हीं सीड्स में से तो इनको इन्हीं सीड्स में से तो इनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसके अलावा आपके पास कॉर्न ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल डिस्कस किया है, कितने ही ऐसे ऑयल्स हैं। तो जब इनको सीड्स में देखा गया तो पता चला कि प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑयल्स देमसेल्व्स। ठीक है, प्लांट्स सिंथेसाइज द ऑयल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी वजह से आपसे कहा जाता है बार बार इनको रिवाइज करें, इनको देखें। अब आपसे लिपिड्स के बारे में जो अभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसमें तो फैट्स और ऑयल्स का डिफरेंस देखा ना, जो कि पेपर में पूछा जाता है, इस वजह से इसको भी आपने लाइट नहीं लेना, इसको बहुत गौर से पढ़ें, बार बार पढ़ें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि लिपिड्स का स्ट्रक्चर, लिपिड्स की डेफिनेशन और किस तरह से लिपिड्स आपके पास किस तरह से फॉर्मेशन होती है, उनकी फैटी एसिड से फॉर्मेशन होती है, आपके पास फॉर्मेशन का तरीका, आपके पास फॉर्मेशन का इनको तरीका क्या है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और आपसे कहा जाता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जी सिंपल ट्राइग्लिसराइड का। और सिंपल ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हम सबको आता है, हमने पहले से प्रैक्टिस की हुई है, याद रखना है। और अगर आपसे फ़र्क पूछा जाए फैट्स और ऑयल्स का तो आपने सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का जिक्र ज़रूर करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए मैं बार बार इन पर एम्फोसाइज कर रही हूँ कि आपने इनको भूलना नहीं है। बेशक हमने जो इनके बारे में नॉलेज पढ़ी है वो थोड़ी है, लेकिन वो इतनी काफ़ी है जितनी हमें इस लेवल पे चाहिए। आप इन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोटीन्स और लिपिड से रिलेटेड करवाए हैं ना, इनको दोबारा देखें और फिर देखें कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स इनके बारे में क्लियर हैं। सॉल्व करें दोबारा इनको। अब आप स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रोटीन्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, लिपिड्स के भी करवा दिए, साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो क्वेश्चंस नहीं गिवन थे टेस्ट योरसेल्फ में वो किस तरह पेपर में आ सकते हैं। आप दोबारा से इनकी प्रैक्टिस करें, ज़रूर इनको दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि पेपर में जब ये क्वेश्चंस आएंगे ना और अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमें समझ नहीं आएगा हमने लिखना कैसे है, चीज़ें कंफ्यूज भी हो जाएंगी। आप इनकी करें दोबारा प्रैक्टिस। लिपिड्स की वैसे हमारी बात यहाँ ख़त्म हो गई है। नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।